हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। परफेक्शन आईएएस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 50 डेज मेंस आंसर राइटिंग प्लानर सीरीज़ के तहत ये हम 32वां वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि 32nd क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि मुख्यतः ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से क्वेश्चन है, जो आर्द्र भूमि यानी कि वेट लैंड को कंसर्न करता है। बट इससे पहले कि हम शुरू करें, परफेक्शन आईएएस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों में टेस्ट सीरीज़ को कंडक्ट करा रहा है, जो कि बीपीएससी 66 मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। तो इन सीरीज़ से जुड़ने के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। इस आंसर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। उससे जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आर्द्र भूमि भारत के शहरीकरण के लिए एक जीवन रेखा है। किस तरह से आर्द्र भूमि को अगर सही ढंग से मैनेज किया जाए, सही ढंग से संरक्षित किया जाए, उसका पालन पोषण रखा जाए, तो आने वाले भारत के जो शहरीकरण है, खासकर जो सतत शहरीकरण, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन की जो बात हम करते हैं, उसके लिए एक जीवन रेखा है। लेकिन ये इस पर कुछ समस्याएं हैं। ठीक है, आर्द्र भूमि द्वारा सामना किए जा रहे कुछ खतरों पर प्रकाश डालते हुए कुछ सरकारी कदमों जो उठाए गए हैं और अन्य उपाय पर भी आपको इसका विचार वर्णन करना है। यानी पहले आपको आर्द्र भूमि की डेफिनेशन यानी आर्द्र भूमि क्या है उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि उसमें समस्या क्या है, कि किस तरह से वो शहरीकरण में जो है कहीं ना कहीं अगर उसके बचाया जाए, उसका संरक्षण किया जाए, सही ढंग से पालन पोषण किया जाए, तो वो आने वाले भारत में जो शहरीकरण है, खास करके सतत सस्टेनेबल शहरीकरण, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन के लिए किस तरह से उपयोगी हो सकती हैं, और आने वाले समय में सरकार को या भारत सरकार ने क्या कदम उठाए और अन्य क्या कदम उठाने की ज़रूरत है, जो इनको कहीं ना कहीं खतरा पहुंचा रही हैं, और उसको मैनेज करने के लिए हमें किस तरह से आगे काम करना चाहिए। तो सीधे सीधे हम पहले आर्द्र भूमि को यानी कि वेटलैंड को डिस्क्राइब करेंगे। रामसार कन्वेंशन के अनुसार आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है कि रामसार कन्वेंशन जो रामसार नामक एक शहर के नाम से हुआ है, यहीं पर एक मीटिंग हुई थी। तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बताना है कि रामसार जो शहर है वो कहाँ है, किस देश में है। ठीक है, और रामसार कन्वेंशन के अनुसार आर्द्र भूमि जो है वो प्राकृतिक, कृत्रिम, स्थायी या अस्थायी, समुद्री जल सहित स्थिर या अस्थिर, ताज़े, खारे या लवणीय जल वाली दलदली झाड़ी युक्त स्थल है, जिस पर खनिज युक्त आर्द्र स्थल, पीठभूमि या जल का क्षेत्र है, जिनकी गहराई जो है वो अलग अलग समय पर कि ज्वार और भाटा के में जो 6 मीटर से अधिक नहीं हो सकती, और कुछ विशेष समय तक ही उस पर जल रहता है, और जल की भी इसमें स्रोत में अलग अलग सीमाएँ रहती हैं। तो इसको हम कहते हैं आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड। अब इससे जुड़े कुछ भारत के संदर्भ में कुछ तथ्य हैं, जैसे कि भारत में जो अधिकांश आर्द्र भूमियाँ हैं वो गंगा, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती, गोदावरी इन नदियों के आसपास है। भारत में कुल 27,403 के आसपास आर्द्र भूमियाँ हैं, जिसमें से केवल 23,444 को ही, जिसमें हम लिखे हैं इनलैंड यानी कि अंतर्देशीय जो इनलैंड है, भूभाग पर है, और 3,000 या 4,000 के आसपास जो है वो कोस्टल यानी कि तटीय वेटलैंड से आर्द्र भूमियाँ हैं। गैर सरकारी संगठन जो एक एनजीओ है, जिसने WHI वेटलैंड्स इंटरनेशनल ऑफ साउथ एशिया के एक अध्ययन के अनुसार भारत ने पिछले 4 दशक में शहरीकरण, कृषि के विस्तार और प्रदूषण के चलते अपने लगभग 1/3 प्राकृतिक आर्द्र भूमि को खो दिया है, जो कि बहुत ही गहन चिंता का विषय है। 1970 से लेकर 1914 के दौरान मुंबई ने अधिकतम 17% खोई हैं। उसके बाद फिर बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पुणे में भी शामिल है। भूमि हानि जो सामने करते हैं लोग, आर्द्र भूमि सामने करने के प्रमुख शहरों में अहमदाबाद भी है, बेंगलुरु भी है, हैदराबाद, दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी सबसे अधिक जो है वो हमारे पास मुंबई में 71%, और बाकी जो है वो फिर 57, 56, 55 इस तरह से इन बड़े बड़े शहरों ने इतने प्रतिशत अपने आर्द्र भूमि को शहरीकरण की भेंट चढ़ा दिया है। जबकि इनका किस तरह से उपयोग करके एक सतत सस्टेनेबल शहरीकरण को आगे बढ़ा जा सकता था, लेकिन अनप्लान्ड तरीके से जो डेवलपमेंट होता है बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी फॉरवर्ड थिंकिंग के, तो कहीं ना कहीं वो आगे चलकर खतरनाक हो जाता है। आर्द्र भूमि का जो महत्व क्या है, तो लाखों लोगों के लिए उन्हें विविध वस्तुओं एवं सेवाएं प्रदान करने के और अप्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से सहायता करती हैं, जैसे कि बाढ़ का नियंत्रण करना, तटीय अपरदन को रोकना, चक्रवातों और ज्वारी तरंगों जैसे प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव को कम करना, लंबे समय तक जल संग्रहित करना और सूखे की स्थिति के दौरान जल का स्रोत रहना, जल की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए
भी उसका उपयोग किया जाता है। वर्षा का जल का संग्रहण हो या प्राकृतिक निस्पंदक हो, नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे सुपोषक मापदंडों से संग्रहित करके और उससे उनका उपमृदा के संचय करने में पोषक तत्वों को बनाए रखना। जल आपूर्ति, मत्स्य पालन, जलाऊ लकड़ी, औषधि पौधे, पशुधन आदि इत्यादि जो है वो उनके बेनिफिट्स है, उसके लाभ हैं। लेकिन हाल ही के समय में देखा गया कि उनको जो है विशेष रूप से आर्द्र भूमियों को खतरा हो रहा है। तो किन चीज़ों से खतरा हो? तो सबसे पहले जो अनियोजित यानी कि अनप्लान्ड शहरीकरण और विकास, कृषि का विकास जो है वो बिना किसी प्लान के शहरी और कृषि विकास, उद्योग, सड़क निर्माण, अवरोधन, संसाधन इत्यादि से आर्द्र भूमि की ज़मीन को किसी न किसी तरह कब्जा कर उसे डेवलपमेंट, विकास की भेंट चढ़ा दिया जा रहा है, जबकि उसके अदर इम्पैक्ट्स को हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, जैसे कि जो उसके अन्य प्राकृतिक महत्व को स्टडी किए बिना हम केवल और केवल भौतिक विकास यानी कि मटेरियल डेवलपमेंट में इन भूमियों का उपयोग किया जा रहा है, जो कि आगे चलकर एक समस्या बन सकती है। ठीक है। आधारणीय कृषि में जो गतिविधियाँ हैं, वनों की कटाई, ठोस कचरे से प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जलकुंभी और सावलियाँ जैसी विदेशी प्रजातियों जो जल मार्ग को अवरुद्ध कर देती हैं, ऐसी देसी वनस्पतियों के साथ भी प्रतिस्पर्धा करते हुए कहीं ना कहीं, जिसे हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन, इसकी भी एक समस्या हुई। अब भारत सरकार ने इसे लड़ने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं? तो भारत सरकार जो कि एक रामसर कन्वेंशन का सदस्य भी है, उसने आर्द्र भूमि को संरक्षण करने के लिए कानून ढांचे के रूप में आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 बनाया, लेकिन उसका क्रियान्वयन में कुछ समस्याएं हैं। प्राथमिकता प्राप्त आर्द्र भूमियों में सघन संरक्षण उपाय करने से इसका नियमित वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 आर्द्र भूमि सहित महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता को मान्यता देती है। संरक्षण के लिए आर्द्र भूमियों को राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के हिस्सों के रूप में भी मान्यता दी गई है, तो एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन इसके अलावा और भी कदम उठाने की आवश्यकता है, जैसे कि सच्चे और सुदृढ़ रूप से जो नियम पालन किया गया, खास करके आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम का उल्लंघन और पालन करवाना। शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक झीलों की डंपिंग में रोकथाम, जो सॉलिड वेस्ट है उसको अलग तरह से मैनेजमेंट करना, न कि उसको आर्द्र भूमि में वेटलैंड्स में डिस्पोज करना। ढांचागत परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रभाव का आकलन, जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA, हर प्रोजेक्ट से पहले ज़रूरी होता है। आर्द्र भूमि के संरक्षण की स्थिति की निगरानी के लिए उपग्रह और प्रौद्योगिकी उपयोग यानी कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी एंड मैपिंग, तकनीकी और वित्तीय सहायता। आर्द्र भूमि को समग्र प्रबंधन के लिए शिक्षाविदों और पेशेवरों के बीच में प्रभावी सहयोगिता, इस तरह की कदम उठाकर हम जो है वो आर्द्र भूमि की रक्षा कर सकते हैं, जो कि आने वाले समय में हमारे जो है वो पारिस्थितिक यानी कि एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। एनवायरनमेंट, पर्यावरण और इकोलॉजी। सो पर्यावरण और पारिस्थितिकी यानी कि एनवायरनमेंट और इकोलॉजी को बचा कर रखने के लिए आर्द्र भूमि जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। और इसी तरह से अगर हम आर्द्र भूमि को खो देंगे तो आगे चलकर जो सतत विकास, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं हम बाधित करेंगे, जो कि आगे चलकर विनाश ला सकती है। देखते हैं अब इसका इंग्लिश वर्जन। Wetlands are a lifeline for urbanizing India, elaborated, and by highlighting the threats faced by these wetlands, suggest some remedial measures to condemn them. That is, there are two statements. First, we have to highlight the importance of the urbanizing local bodies, but with the impact of the wetlands. Also, we have to show or underline the negative impact of such developments on the wetlands and what the steps have been taken by the government and what extra needs to be done. So we'll start by defining the wetlands. So according to Ramsar Convention, wetlands are the areas of marsh, fen, peatland or water, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salty, including areas of marine water, the depth of which at low tide does not exceed 6 meters. So this is an official definition that has been accepted in the Ramsar Convention. Now there are some facts regarding the wetlands in India, and these are: most of the wetlands in India are actually mainly concentrated into the Gangetic plains, Kaveri, Krishna, Godavari and Tapti. Out of 27,403 wetlands, 23,444 are inland wetland, that is wetland of the fresh water inside the land, nothing related to the sea area, and whereas
Near about 4,000 wetlands are the coastal wetlands, that is at the junction of sea and the river points. So according to a study by a non-government organization, Wetland International South Asia (WISA), India has lost nearly one-third of its natural wetlands, subject to urbanization, agricultural expansion, as well as pollution over the last 4 decades. And in that, Mumbai has become the most vulnerable, and that is, it has been losing almost 71% of its total original wetland concentrated area, then followed by Ahmedabad, Bengaluru, Hyderabad, Delhi, and NCR region, as well as Pune. What is the importance of wetlands? So wetland supports lakhs of people directly or indirectly by providing them diverse goods and services. That is, by they help by controlling floods, coastal erosion, mitigate the natural disasters like cyclone, tidal waves, store water for the long periods, and acts as a cushion during the drought conditions, preserve water quality, and increase the biological productivity, both aquatic life as well as human communication in the region, store rainwater and act as a primary source of recharging the groundwater, retain the nutrients of storing eutrophic metals like nitrogen and phosphorus, provide for the water supplies of fisheries, fuel, food, livestock, grazing, agriculture, energy, resource, etc., as well as support the water cycle, carbon cycle, and the nitrogen cycle, overall maintaining a balance of the ecology. Now, what are the basic threats? The threat is nothing but the anthropogenic activities like development, unplanned development, unsustained development, and development without any under regulations and the criteria, and similarly poor environmental impact assessment, that is EIA, unsustainable agriculture and the methods, non focus on the diversification, crop diversification, that is leading to higher concentration and high requirement of the per capita water needs, fertilizer needs, that in turn actually pollutes as well as depletes the wetland area, deforestation, pollution by dumping solid waste, climate change, global warming, alien species invasion, etc. Now, what are the steps taken by the government? So, government being a member, or India being a member of the Ramsar Site Convention, the National Plan for Conservation of the Aquatic System was launched. In that, the Wetland Conservation Management Rules 2017 as a legal framework was framed to conserve the wetlands, and the National Wetland Conservation Program was also launched to undertaking conservation method. But these acts were well enough in paper, but not actually doing anything on the ground. National Environment Policy 2006 recognizes the need for the conservation of the critical environment resources, including the wetlands. Number of wetlands have been also recognized as a part of national parks as well as the wildlife sanctuary for enhancing the protections. Now, what else to be done? So, first is we have to impart the wetland conservation, the management, both in letter as well as in spirit. We have to stop the dumping of the industrial wetlands or industrial wastes in that particular urban and semi-urban areas, strengthening the NGT with a proper devolution of power to take care of these wetlands area, strict implementation of the environmental impact assessment of the EIA as well as the different compensation, CAMPA rules, etc. Uses of satellite technology for monitoring the technology and wetlands, for continuous monitoring of the wetland areas, empowering the local bodies for making more technical and financial help to sustain those wetlands, effective planning, use of knowledge, proper generation and guidance, as well as awareness among the public about the importance of the wetlands. And recent to this, there has been 10 more wetland sites around India has been in convention is a welcome move regarding it for the national importance, and rest all things with to be done with the particular aim of maintaining balance between environment and ecology so that we can have a sustainable life at the very end.